नमस्कार स्टूडेंट्स। कैसे हैं? जैसे जैसे एग्जाम की डेट आ रही है धड़कनें, लेकिन उस धड़कनों के बढ़ते हुए स्वरूप हम आपके साथी बन शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास। और आज देखिए क्लास जो होने वाली है ना, वो उस टॉपिक से है जिस टॉपिक से आप बहुत ज़्यादा डरते हैं। कौन सा टॉपिक है? सर्किल में एक्चुअल में हमको कुछ चीज़ें पता होती है, बाकी हम तुक्का लगाते हैं। और एक दो थ्योरम्स जो हमने पढ़ी हैं वो हम पढ़ के उसको कर लिया है। तो देखिए आज की क्लास में हम करने क्या क्या जा रहे हैं वो देखिए आप सब। इंट्रोडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन तो हमारे हमेशा की तरह रहेंगे ही। टेंजेंट टू ए सर्किल पर क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक पॉइंट से, दो पॉइंट से, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट होंगी। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम होगी। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होगी। टू सर्किल इन ए प्लान होगा। टेंजेंट टू टू सर्किल्स होगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल। और सबसे जो खास होगी सबसे लास्ट में पटोलेमी थ्योरम। पटोलेमी थ्योरम जो शायद आप पहली बार सुनने होंगे, स्टेट भी शायद पहली बार है, भी आप पहली। तो इन सब पूरा उसको लेकर आज हम आपके बीच। और आज की क्लास स्टूडेंट कंप्लीट क्लास होगी। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका सर्किल में नहीं बनता है। तो जितना भी सर्किल में क्वेश्चंस बनता है हमने उस पूरे क्वेश्चंस को शामिल किया है। अगर आपने अच्छे से सीखा तो आप सर्किल के प्रत्येक क्वेश्चन को बच्चा कर पाएंगे। क्लियर बात है? तो चलिए मैं देर नहीं करूंगा, एक बस इंफॉर्मेशन। अगर आप अभी भी या नेक्स्ट आपका कोई भाई बहन है जो अगली साल तैयारी करना चाहता है, या अभी भी आप तैयारी डिस्क्रिप्टिव मोड में कुछ कर चाहते हैं, तो आप एक्सटर्नल क्लासेज एप्लीकेशन से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। आप जब 11th क्लास में आएंगे तो आप वहाँ भी अपने लिए भी वहाँ कोर्स सर्च कर सकते हैं। चलिए, ये प्ले स्टोर पर कहाँ मिलेगी? प्ले स्टोर पर आप एक्सटर्नल क्लासेज डाल देंगे। पक गए। तो मैं ले लेता हूँ पेन और मैं बता देता हूँ एक्सटर्नल। ठीक है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और आप अपनी स्टडी शुरू कर लीजिए। क्लियर बात है? चलिए, तो आज की क्लास का शायद पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम पॉइंट इनसाइड द सर्कल। यानी वो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम पॉइंट इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल से, साइड द सर्कल से कितने क्वेश्चंस, वो कितनी टेंजेंट खींची जा सकती, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। अब एक बात बताओ भैया, आपने ये पढ़ा होगा भैया टेंजेंट खींचती है बाहर से। एक खींच लो चाहे दो खींच लो, टेंजेंट खींचती है बाहर से। लेकिन वो कह रहा है इनसाइड। इनसाइड से तो कोई टेंजेंट नहीं खींचती। तो इसका मतलब हुआ इनसाइड से कोई टेंजेंट नहीं खींची जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इनसाइड से कोई भी टेंजेंट ड्रॉन नहीं। क्लियर बात है स्टूडेंट? चलिए, ये आप समझे। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल है? सर्किल कितनी टेंजेंट रख सकता है, कितनी टेंजेंट सर्किल पर खींची जा सकती है? देयर इज नो मेंशन, देयर इज नो पॉइंट मेंशन। यहाँ कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है। उस हिसाब से सोचें, अक्सर स्टूडेंट यहाँ मैक्सिमम पे चला जाता है एक पॉइंट से कि दो खींची जा सकती है और आपका आंसर दो हो जाता है। जबकि उसने कहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन इस सर्किल। भाई देखो, ये सर्किल है, ये इनफाइनाइट नंबर्स का कलेक्शन है। सर्किल क्या है? सर्किल की डेफिनेशन कभी आपने पढ़ी हो तो वहां कहा गया है नंबर ऑफ इनफाइनाइट, नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स विच हैव सेम डिस्टेंस विद ए फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सर्किल। तो वो एक चीज है, वो डेफिनेशंस में मैं नहीं उलझाना चाहता। बस इतना समझिए कि ये इस पर अनेकों पॉइंट हैं। कहीं से भी आपको एक टेंजेंट खींच सकते हैं। तो कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं आप? इनफाइनाइट टेंजेंट खींच। देखो ध्यान से सुनो, इनसाइड से
इनसाइड से टेंजेंट, देखो यहां से मैं लिख देता हूं, पोजीशन, पोजीशन इनसाइड से 0, ठीक है, और 1 पॉइंट से एक पॉइंट गिवन हो, उस पर आप दो खींचते हैं, बाहर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे आप दो टेंजेंट बना सकते हैं। ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल पर कोई पॉइंट है, यानी आपको सर्कल पर कोई पॉइंट की बात करें, सर्कल पर कोई एक पॉइंट दें ऑन द सर्कल, और 1 पॉइंट हो, एक पॉइंट से नहीं, एक, और सर्कल से पूरे सर्कल पर, अगर वो पूरे सर्कल पर पूछे तो आपको कितनी लिखनी, इनफाइनाइट लिखनी है, इनफाइनाइट टेंजेंट वो ड्रॉन कर सकता है। यानी उसने कहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ए सर्किल हैव, सर्किल इनफाइनाइट रखेगा। ऑन द सर्किल पर अगर एक पॉइंट है तो उससे एक खींची जा सकती है, एक पॉइंट है कहाँ, आउटसाइड द सर्कल, ये भी लिख देता हूँ, कभी आप एक पॉइंट इनसाइड मान लें, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल से अगर एक पॉइंट है तो उस पर भी आप कितनी खींच सकते हैं बेटा, उससे आउटसाइड वाले से आप खींच सकते हैं दो, ठीक है, दो टेंजेंट, और इनसाइड से जी। तो ये चार प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। अब वो कह रहे हैं इफ ए टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू at the point P on the circle radius 5 meets line, a line throws if the center O at a point Q so that QR is 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पी क्यू। देखो पहले तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं बेटा, तो क्वेश्चन है हमारा इफ ए टेंजेंट, इफ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑन द सर्कल, देखो ध्यान से सुन, जैसे जैसे वो कहे हम वो देखते, पी ऑन द सर्कल यानी पॉइंट जो पी है वो सर्कल पर, और रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 5 सेंटीमीटर, और हमने कहा सेंटर ओ, ये सेंटर क्या है ओ, ओ क्यू यानी जो टेंजेंट खींची थी ये पी क्यू, मान के चलो यहाँ पी है, यहाँ से जो ये क्यू, पी क्यू, पी क्यू जो टेंजेंट खींची थी वो वहां से ओ क्यू से कितना है 13 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहे हैं कि पी क्यू की लेंथ बताइए, पी क्यू की लेंथ कितनी, तो देखो हमें पता है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये एच, इसको हम बी मान लेते हैं, ये पी हो गया, पाइथागोरस लगानी है आप, तो एच स्क्र इक्वल टू पी स्क्र प्लस पी स्क्र, एच कितना है बेटा 13 169, पी कितना है 5 25 प्लस पी स्क्र, यहाँ से अगर मैं इसको इधर माइनस करूँ तो 144 इक्वल टू पी स्क्र, रूट में ले जाऊँ तो रूट 144 इक्वल टू पी, और ये कितना हो गया 12 इक्वल टू, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ पी क्यू कितनी हो गई, लेंथ ऑफ पी क्यू 12 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन तो इस थ्योरम पर आता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 का होता है, टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और वहां से हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बहुत ईजी है, सब बच्चों को आता है, धीरे धीरे हम हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। देखो अब इसको बताइए जरा, in the given figure O is a center of two concentric circles of radius 5 centimeter and 3 from an external point P, tangent P and PB are drawn to this circle if PA equal to 12। देखो जो जो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना बेटा, बहुत इजी है, बशर्ते आप चीजों को मेंशन करना सीख लीजिए। देखो जरा कितना पीए कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता थी रेडी जो है बड़े वाले की होगी 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की होगी, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 और सामने वाला हाइपोटेंशियल, तो ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी,
ओ ए पी में पाइथागोरस लगाते हैं, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो पी ओ का जो स्क्वायर है ये वाला, ये किसके स्क्वायर के बराबर होगा बेटा? पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए के स्क्वायर के बराबर। यस सर, ठीक है ना। अब पी ओ का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 144 प्लस 25, और ये हो गया 169, और ये होता है 13 का स्क्वायर। यहाँ से पीओ जो मेरा आ गया वो आ गया बेटा 13। ठीक है जी सर, आपकी बात मान ली कि पीओ जो है मेरा 13, लेकिन उसने पूछा है पीबी। पीबी, अब ध्यान से सुनो। अब मैं ट्राइंगल बदल लेता हूँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए हैं, ये 3 दे रखा है, ये हाइपोटेंशन हो गया है। तो ट्राइंगल कौन से में? पीओबी में, पीओबी में। ठीक है, क्या होगा? यहाँ भी पीओ का स्क्वायर बराबर ओबी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर है जी सर। पीओ कितना है मेरा? 13 है, 13 का स्क्वायर बेटा 169। ओबी कितना है मेरा? 3, 3 3 कितना होगा? 9 हो गया, 9 प्लस पीबी स्क्वायर। ठीक है जी सर, यहाँ से इसको इधर माइनस करें तो 160 इक्वल टू पीबी स्क्वायर, और रूट में ले जाएं तो इसको 160 इक्वल टू पीबी। अब देख रहे हैं हम आंसर, ऐसे तो नहीं दे रखा आपको आंसर, तो फिर क्या करें? इसको कुछ और कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई 10, और 16 का बेटा 4 बाहर और रूट 10 अंदर, तो 4 रूट 10 अगर ऑप्शन में हो तो आंसर बनेगा। 4 रूट 10 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर। तो बताओ, इसमें कुछ नहीं करना था, केवल बच्चों वाली थ्योरम जो हमने 8th 7th क्लास से पढ़ना स्टार्ट की है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, उसको बस अप्लाई करना है। अगर वो अप्लाई भी करनी है, अगर 10th क्लास में हमसे नहीं हो रही है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमने 7th 8th 9th क्लास में क्या पढ़ा था। नहीं भी आता है, मैंने बताया है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, प्लस। तो यानी आप ये समझिए कि हाइपोटेन्सिस पहचानिए, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपोटेन्सिस कौन होगा? जो 90 के सामने वाली साइड होगी, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, इट्स कॉल्ड हाइपोटेन्सिस। तो 90 देख लीजिए, 90 के सामने जो भी साइड आएगी वही हाइपोटेन्सिस। आप ये अप्लाई कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखिए, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ पी एंड पी बी टेंजेंट। देखो, पी एंड पी बी टेंजेंट्स है, देन आप वो पूछ रहे हैं एंगल ए क्यू बी। तो पहले तो आप ये देखो कि पी ए और पी बी जो है टेंजेंट, तो जो रेडियस है वो उस पर 90 डिग्री एंगल बना, ये आप सबको, हमको सबको 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट जो है 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो कहाँ से बनाती है? रेडियस से बनाती है। कभी आप यहां से पूरा 90 बना दें, ओ से 90 बना दें, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब भाई हमको पता है एंगल 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ओ कितना बनाएंगे? 360 बनाएंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 हो गया है। तो एंगल ओ इक्वल टू कितना होगा? 360 माइनस, को माइनस करो, 90 90 180 और 82 कितना हो गया बेटा? 100। तो मतलब ये जो एंगल है मेरा, ये 100 डिग्री का हो गया। क्लियर है? अब मैंने क्या पढ़ा था? यानी एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 1/2 एंगल ए ओ बी। अब आप कहेंगे जी सर ऐसे कैसे? देखो, हमने एक थ्योरम पढ़ी होगी 9th क्लास में कि सेंटर पर ऑर्गेनाइज एंगल सर्क्यूम्फ्रेंस पर बने एंगल का ट्वाइस होता है, 2 टाइम्स होता है। या ऐसे पढ़े कि एंगल ऑफ मेकिंग बाय एनी कॉर्ड एट सर्क्यूम्फ्रेंस इज हाफ ऑफ मेकिंग बाय दैट कॉर्ड, उसी कॉर्ड के द्वारा, दैट कॉर्ड मेकिंग बाय दैट कॉर्ड एंगल ऑफ सेंटर। उस कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है सर्कमफ्रेंस के। ऐसे पढ़िए, चाहे ये कहिए कि जो सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनता है वो सेंटर पर बने एंगल के हाफ होता है। तो इस थ्योरम का हमने यूज करेंगे, और 1/2 हमें ये पता चला कि ये तो 100 है, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 50। कितना हो जाएगा? 50 इसका आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चा इसका 100 आंसर लगा रहा है
वो इसका आंसर गलत है। तो बताइए क्या कोई दिक्कत हो रही है? हमने एक चीज पढ़ी है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसका हमने इस्तेमाल कर लिया, काम खत्म। देखो और बढ़ो आगे। इफ द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल 4 सेंटीमीटर and 5 centimeter, then the length of each chord of one circle which is tangent to other circle। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, करो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो इफ द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल 4 एंड 5 सेंटी, देखो एक तो वो ये देखिए कि वो कंसेंट्रिक सर्किल कह रहा है, मतलब दोनों का सेंटर एक ही है, और एक की रेडियस जो है 4 है, एक की 5 है। द लेंथ ऑफ ईच ऑफ कॉर्ड ऑफ वन सर्किल विच इज द टेंजेंट टू अदर। अब इसकी जो टेंजेंट हमने खींची है अंदर वाले की, वो दूसरे के लिए कॉर्ड है, ऐसा उसने कुछ कहा है, ऐसा उसने कुछ कहा है। चलो, अब ऐसा उसने कुछ कहा है, तो भाई हमें तो पता है, यहाँ से अगर हम खींचे तो ये तो रेडियस है, रेडियस कितनी, छोटे वाले की रेडियस 4, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक खींचे तो ये बड़े वाले की रेडियस 5। बताओ, पाइथागोरस लग जाएगा ना, ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बनाएगा, तो ये पाइथागोरस से ये क्या हो गया बेटा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इसको ओ ले लेता हूँ, इसको ए, इसको बी, और इसको ले लेता हूँ एम। ठीक है, तो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए एम ओ, ठीक है, कौन से ट्रायंगल में, ए एम ओ में क्या करेंगे भैया, ओ ए का जो स्क्वायर होगा वो ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर के बराबर होगा, है या ना? अरे हाँ या ना? बिल्कुल होगा। फिर रख दीजिए, ओ ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ओ एम कितना है 4, 4 का स्क्वायर, प्लस ए एम तो हमें बताना है भाई, ए एम का स्क्वायर। चलिए जी, 4 4 25, 5 5 25, 4 4 60, इधर ला के माइनस ए एम स्क्वायर। तो ये किससे नहीं होता, 9 इक्वल टू ए एम स्क्वायर, और यहाँ से ए एम अगर निकालेंगे तो 9 का रूट, मतलब ए एम कितनी होगी मुझे 3, ये 3। अब आपको ये पता है कि अब अंदर वाले उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, सर्किल को। हमने ये पढ़ा है कि सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है तो मतलब ए एम जो है इसके बराबर होगा, ए एम बराबर एम बी के बराबर होगा। तो ये 3 है तो ये भी एम बी भी 3 होगा। ठीक है, अब हमको चाहिए ए बी बराबर क्या है, ए एम प्लस एम बी, ऐसे कर लीजिए चाहे 2 टाइम कर लीजिए, 3 + 3 ना हो गया बेटा 6 सेंट। हमारी जो ए बी आई, जो कॉर्ड आई, वो कितनी आई 6 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की ही लेंथ पूछ रहे हैं 6 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर। अब बताइए आपको कहीं कोई हार्ड लग रहा है क्या? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमको क्वेश्चंस करने हैं, बशर्ते हमको क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यानी वो क्या ड्राइंग बना रहा है, क्या वो चाहता है। अगर हम उस चीज को पहचान पाए तो हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्लियर बात है? ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है, इसका सर्किल देखकर लगता है कई बार स्टूडेंट को कि अरे यार कहाँ फंस गए। और देखो मैं बता रहा हूँ कितना सिंपल है। उन्होंने कहा टेंजेंट बी सी एंड बी डी आर ड्रॉन टू सर्किल विद सेंटर ओ सच दैट सी बी डी, सी बी डी, ठीक है, सी बी डी जो है बच्चा वो 120 बना। कौन सा? सी बी डी, ये वाला 120। ठीक है जी, हमने मान 120। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी तो ये जो कर रहे हैं वो ठीक है, हमने ऐसे 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 पढ़ते हैं, और यहाँ से एक ऐसे लगा देते हैं, एक ऐसे बना, यहाँ से जो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं बेटा, वो जो है ये तो, ये जो है ये यहाँ, ये जो है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, हाफ होता है ना, इक्वल होते हैं। तो हम इसी चीज का फायदा उठाकर हम यही क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन हो गया 1 सेकंड में, क्वेश्चन हो गया 1 सेकंड में। तो मेरा जो एंगल है 120 टोटल है बेटा, तो ये जो है ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा ना, 60 बन जाएगा। उन्होंने पूछा ओ बी बताइए, ओ बी
मतलब ओ बी बताना है। तो मेरा, अब ध्यान से सुनना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे होता है 90 और ये है 60, मतलब ये 90 बन गया तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और मैंने पढ़ी हुई है ट्राइग्नोमेट्री। कैसे पढ़ी है? हमने पढ़ा है कि देखो भैया, ये एंगल है तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अगर मैं कॉस 60 अप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल ठीक है जी सर, क्योंकि देखो मुझे बीसी बीसी में आंसर है तो मैं परपेंडिकुलर नहीं ले सकता। अगर मुझे ओ सी में कोई आंसर दिया होता तो मैं परपेंडिकुलर लेता, लेकिन मुझे बीसी में आंसर है इसलिए मैंने बेस लिया है। कॉस 60 की वैल्यू हम सब जानते हैं, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। बी मेरा कितना है भाई? बी मेरा है बीसी। एच मेरा कितना है बेटा? ओ बी। हमें चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ओ बी। ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? 2BC। ठीक है, देखो 2BC कहाँ है आंसर मेरा। तो मतलब मुझे बस एक थ्योरम का हल्का सा अगर प्रारूप पता है कि भैया वो जो है बाहर पॉइंट ऑफ, बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है, सेंटर से जो लाइन उस पर खींची जाती है वो उसको हाफ हाफ में डिवाइड करती है। ठीक है, अगर मुझे ऐसा पता है बाइसेक्ट एंगल को करती है, ये मुझे पता है, तो मेरा जो एंगल गिवन है मैं उसको निकाल सकता हूँ, और फिर मैं किसी के साथ भी रिलेशन ओ बी का निकाल सकता हूँ। अगर मैं परपेंडिकुलर के साथ, रेडियस के साथ अगर रिलेशन निकालना होता तो मैं ओपी, कल को मान के चलिए वो रेडियस ही दे दे, क्वेश्चन में कह दे कि रेडियस इज 5 सेंटीमीटर है, और वो अब पूछ लेता 5 सेंटीमीटर, तो फिर मैं साइन लगा रहा होता बेटा, क्योंकि मुझे हाइपोटेंसिव के साथ साइन चाहिए और तब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा होता। तो इन बातों का आप ध्यान आसानी से रखें, क्वेश्चन बड़ा आसान आपको हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये तो क्लियर हो गया ना? अब देखो इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में इतना ज्यादा हार्ड आप लोगों को लगेगा कि अरे यार क्या दे रखा है सर, हमारे तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा। और कह रहे हैं कि रेडियस बताइए। अब कह रहे हैं कि जी बाहर की साइड भी नहीं पूछी, अंदर की रेडियस पूछ रहा है। अरे बच्चा, एक सेकंड क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, क्या थ्योरम पढ़ी होगी सर? सर आपने पढ़ी होगी बच्चा कि एक्सटर्नल बिंदु से जो बाहर से पॉइंट होता है उससे जो टेंजेंट खींची जाती हैं वो इक्वल इक्वल होती हैं। ये पढ़ी है सबने? ये पढ़ी है, जो बाहर से, यानी P, इसको मैं A ले लूं, इसको मैं B ले लूं, तो PA ओवर PB होता है। ये आप सबने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है जी सर, ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है जी सर, चलो तो बताओ जरा ध्यान से सुनना। PQ मतलब यहां तक केवल 27 दिया हुआ, तो B से जो एक्सटर्नल टेंजेंट खींची गई है वो दोनों इक्वल होंगी, तो मतलब जो B से इधर को खींची गई है वो 27, जो इधर को खींची गई वो भी तो 27 है, ये वाली। और टोटल की लेंथ आपको 38 दे रखी है। टोटल की लेंथ कितनी दे रखी है? 38। तो यहाँ से यहाँ तक की 38 में से 27 माइनस कर दो, तो कितना बचा बेटा? 11 बचा। 11 बचा, हाँ जी सर 11 बचा। तो बेटा जब ये 11 है तो यहाँ तक की भी तो 11 होगी, क्योंकि दोनों बराबर होती हैं, हमें पता है पॉइंट सी से इधर वाली और इधर वाली बराबर है। जब इधर वाली 11 है तो ये भी तो 11 होगी। हाँ जी सर, ये 11। बेटा टोटल दे रखी है 25। 25 में से 11 माइनस करें तो कितना होगा? ये जो 25 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और बेटा ये 14 है तो ये भी 14 होगा, हाँ या ना? ये भी तो 14 है तो ये भी तो 14 होगा। आप समझ रहे हैं ना? यहाँ तक ये 14 होगा, क्या सर? यहाँ तक मान लेते हैं 14 होगा। भाई ये भी 14, ये भी 14। अगली बात सुनिए, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ध्यान से सुनना अब मेरी बात, यहाँ होता है खेल। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी नहीं है डी सी, डी सी। ये गलती से इसको खत्म करो, इसको जरा कंफ्यूजन होगा। क्या है? ये है डी सी, ठीक है, कर लीजिए। चलो, तो ये एडी जो है डीसी पर परपेंडिकुलर है, तो बेटा ये 90 हो गया, ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जब किसी में तीन एंगल 90 हो गए तो फोर्थ भी तो 90 हो जाएगा। चारों एंगल 90 हो गए, और देखो दो साइड इक्वल है और ये दोनों साइड भी इक्वल है। जब दो साइड इक्वल हो, 90 90 बना रहे हो, तो क्या बनाएंगे? स्क्वायर ही तो बनाएंगे।
क्या बन गया ये क्या बन गया, स्क्वायर, स्क्वायर बन गया भैया। स्क्वायर बना तो चारों साइड इक्वल होंगी, दो साइड आपकी 14 14 है, तो अगली भी दोनों क्या होंगी 14 14, क्योंकि ओपी और ओएस भी तो रेडियस है ना, वो भी तो दोनों इक्वल हैं, और बाहर की भी दोनों इक्वल है, चारों एंगल 90 90 है, तो स्क्वायर बन गया। स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है ना इक्वल, जब स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है तो ओपी और ओएस भी कितना हो जाएगा 14, और यही आपकी रेडियस हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा 14। तो बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा समझना था, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, बशर्ते आपको एक्सटर्नल थ्योरम्स पता होनी चाहिए कि बाहर से कैसे होता है, इक्वल होता है, और फिर उसको कंटिन्यूसली मैंने चीज़ों को करता चला गया। तो बताइए जरा, अब क्वेश्चन वो 2022 में पूछे या 2025 में पूछे या 26 में पूछे या आने वाले किसी भी ईयर में पूछे, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है क्वेश्चंस को करते समय। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन लगता है कि हार्ड है, और थोड़ा सा अगर आपने दिमाग को यूज करेंगे तो कितना इजी होगा वो आप समझिए। देखो, वो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो भैया एबीसी का पेरीमीटर तो क्या होगा, देखो एबीसी, ए बी, हाँ जी, प्लस बीसी, हाँ जी, प्लस एसी, हाँ जी, ठीक है, ये हमें निकालना है। क्लियर बात है? अब यहां से हम दो चीजें देखते हैं, पॉइंट सी से पॉइंट बी से। पहले तो हम यहां से ए से देखते हैं, बाई पॉइंट ए, बाई पॉइंट ए क्या कह रहा है भैया, पॉइंट ए ये कह रहा है कि देखो पी आर बराबर, पी आर नहीं ए आर, कहाँ से पॉइंट ए से कह रहे हैं ना, देखो एक्सटर्नल थॉरम्स इक्वल होती हैं, ए आर इक्वल टू ए क्यू है, हाँ जी हमने ये मान लिया नहीं है, ए क्यू ए आर के बराबर एक्सटर्नल पॉइंट थॉरम से। लेकिन एक्सटर्नल तो दो और भी दिख रहे हैं, कौन कौन दिख रहे हैं सर, सी दिख रहा है और बी दिख रहा है, तो भाई पॉइंट सी से भी बात चलो कर लेते हैं, पॉइंट सी से जो मिलेगा मुझे सी आर इक्वल टू सी पी मिलेगा, हाँ जी सर। और पॉइंट बी से अगर मैं बाई पॉइंट बी करूं तो पॉइंट बी से मुझे क्या मिलेगा, बी क्यू बराबर बी पी, हाँ जी सर, ये मिलेगा, ठीक है जी सर। अब जरा गौर करना, ध्यान से सुनना, मुझे ए बी चाहिए भाई, ए बी, मुझे ए बी चाहिए इसको, यानी मुझे अब पेरीमीटर की बात करता हूं, ये डाटा मुझे गिवन है जो उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे गिवन था, दिया हुआ था, पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास ए क्यू है पूरा, उसमें से अगर मैं बी क्यू को माइनस कर दूं तो लिख सकता हूँ ना, ए क्यू है मेरे पास, उसमें से मैं बी क्यू माइनस करूं, ध्यान से सुनो देखो जरा, ए क्यू है पूरा, ए क्यू में से बी क्यू माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है ए बी, ठीक है जी सर। पीसी को क्या लिख सकता हूं बेटा, पीसी, देखो पीसी को मैं लिख सकता हूं बीपी, ठीक है जी सर, प्लस सीपी, हाँ जी सर, भाई बीपी और सीपी है। एसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एसी पूरा ए आर, पूरा ए आर, ए आर में से अगर मैं सी आर माइनस कर दूं तो कोई अंतर है क्या, ये भी तो ए सी ही होगा, है जी सर। अब देखो चेंज करता हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है जी सर, बी क्यू, देखो बेटा बीपी किसके बराबर है, बीपी है बी क्यू के बराबर, तो मैं बीपी को क्या लिख दूं, बी क्यू लिख दूं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। सीपी, सीपी, सीपी किसके बराबर है, पहले तो आप समझिए ना इस चीज को, आप इस चीज को समझिए, सीपी, सीपी किसके बराबर है, सीपी को सीपी छोड़ देते हैं ना, सीपी को सीपी छोड़ देते हैं, प्लस ए आर किसके बराबर है, देखो ए आर ए क्यू के बराबर है, मैंने ए क्यू लिख दिया, और सी आर जो है वो भी किसके बराबर है, सीपी के बराबर। क्लियर बात हुई या नहीं, क्लियर बात हुई या नहीं, वो भी सीपी के बराबर। देखो बी क्यू यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ सीपी पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ए क्यू यहाँ बचा, ए क्यू यहाँ बचा,
तो दोनों ए क्यू जुड़े तो कितने हो गए 2 AQ। आपने कहा होगा सर ए क्यू की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चा ए क्यू की वैल्यू दे रखी थी आपको 5, इसलिए मुझे पूरा एक्सपेंशन ना चाहते हुए भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ता, ए क्यू में। देखो अब हो गया ना, बी क्यू से बी क्यू, सीपी से सीपी, ए आर ए क्यू में चेंज हो गया, ए क्यू और ए क्यू 2 AQ, पेरीमीटर बराबर मतलब 2 AQ हो गया। और ए क्यू की मुझे वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है जी 5, और 5 की 2 में मल्टीप्लाई करें तो 10। बताइए जरा, पेरीमीटर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अगर मुझे थ्योरम्स का इस्तेमाल सही से आता है तो मैं स्टूडेंट आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप कहीं भी गड़बड़ नहीं। तीन चीजें, तीन एक्सटर्नल पॉइंट्स गिवन थे, तीनों एक्सटर्नल पॉइंट्स से मैंने जो थ्योरम्स मैंने पढ़ी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट डाली जाती है वो इक्वल होती है, वो मैंने तीनों को अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद मैंने आपका क्वेश्चन कैसे चेंज, क्लियर है? थोड़ा रुकिए, खोज लीजिए, ध्यान से समझिए, दोबारा से देखिए, पर क्वेश्चन होना। If AB is the tangent to a circle and AC is a secant and BC 12 AC 16, AB क्या होगा? देखो क्वेश्चन ने ये कहा है, आप समझिए। सेकंड, पहले मैं टेंजेंट सेकंड थ्योरम बता देता। ये है कोई टेंजेंट और यहाँ से कोई सेकंड, ये मैंने मान लूँ ए बी और सेकंड ए सी, ये कोई पॉइंट ए सी, ए बी ए, मैं भी थोड़ा सा बी को है, छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती। डी, चलिए, तो मतलब डी पॉइंट ये हो गया, क्लियर है? ये भी आप ध्यान रखें, डी पॉइंट आपका ये हो गया। अब सेकंड टेंजेंट थ्योरम होती क्या है? ये कहती है टेंजेंट सेकंड थ्योरम, बहुत सिंपल सा है, लेकिन हमको अगर पता होगी तभी तो है। थ्योरम ये कह रही है बच्चा जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर सेकंड के दोनों पार्टों के बराबर, दोनों सेकंड का फुल पार्ट ए सी गुना सेकंड का एक्सटर्नल पार्ट ए डी, इसके इक्वल होती है। ध्यान से सुने ना, टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या है? जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर पूरी सेकंड, पूरी सेकंड, और सेकंड का एक्सटर्नल पार्ट पार्ट जो अंदर नहीं है बाहर। अब देखो पूरा, देखो एसी कितना दे रखा है, पूरा 16 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा आपको, यहां से लेकर यहां तक। और अंदर जो डीसी दे रखा है वो 12 दे रखा है, तो एक्सटर्नल पॉइंट कितना हो गया, 16 में से 12 माइनस हुए तो 4। अब लगा दो, एसी कितना है मेरे पास, एसी फुल 16, एडी कितना है मेरे पास बेटा 4, तो मतलब ए बी का जो स्क्वायर है वो हो गया 64, और ये बेटा किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। तो यहां से जो मुझे ए बी मिला वो मिला मुझे 8। समझ आया? दोबारा से स्टेट, पूरा एक्सटर्नल जो वो टेंजेंट है, जो भी टेंजेंट है, टेंजेंट का स्क्वायर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड के बराबर होता है, और उससे मुझे ए बी मिल गया। ए बी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ए बी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? तो बताइए क्वेश्चंस में है नहीं कुछ, लेकिन अगर मैं इस थ्योरम को नहीं जानता हूं तो मैं इस क्वेश्चन को करने में असमर्थ हूं, मैं नहीं कर सकता क्वेश्चन, मुझे नहीं आएगा इतनी जल्दी समझ में इस क्वेश्चन करके क्या कह रहा है। इसलिए हमने टेंजेंट सेकंड थ्योरम को आपको स्टेट किया है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो कितना आसान हो रहा है। अब यही है, ए बी इज ए टेंजेंट, हाँ जी हमने मान लिया। देखो बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेता हूं, ए बी टेंजेंट, और ए डी उन्होंने कहा है कि भैया ए डी जो है आपकी, जो है ए डी है वो सेकंड है। जी ए डी सेकंड हो गई, सेकंड मतलब जो सर्किल को काट के जाती है लाइन, ए डी हमारी सेकंड हो गई। और इसमें ए डी जो दे रखी है वो तो 12 दे रखी है पूरी की पूरी, ठीक है जी पूरा तो। और सी डी मतलब ये पॉइंट जो है सी है, सी डी मेरा 9 दे रखा है, 9। तो अब मुझे 12 टोटल है, 9 ये है, तो बाहर का कितना मिला 3 पार्ट। अब मुझे सेकंड थ्योरम लगा देनी है, जो टेंजेंट का स्क्वायर है वो एक्सटर्नल पार्ट ए सी गुना पूरी टेंजेंट सेकंड ए डी के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई के इक्वल होता है 3
और पूरा पार्ट 12, कितना हो गया 36। और ये कितने का होता है स्क्वायर बेटा 6 का। तो यहाँ से ए भी कितना आ जाएगा 6 है। अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को कौन नहीं कर सकता है, इस क्वेश्चन को कौन नहीं कर सकता है, बताओ इससे ज्यादा इजी है क्या, बताओ। पाइथागोरस भी, इससे इसके सामने पाइथागोरस भी हार्ड सी लगेगी अगर मुझे ये चीजें आती हैं तो। अब जब मैंने ये पढ़ी ही नहीं होंगी तो फिर कैसे करूंगा मैं, कैसे पेपर को बीट करूंगा। तो मुझे तो बेटा करना तो पड़ेगा ना। चलो, अभी तो पटोलेमी थ्योरम है, पटोलेमी थ्योरम भी आएगी, तब कैसे करेंगे। अभी तो यही दूसरी थ्योरम से इतना घबराए हैं। अब देखिए, अल्टरनेट सेगमेंट मैंने ज्यादा क्वेश्चंस को शामिल नहीं किया है, बहुत जो सिंपल बेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैं शामिल करके आपके बीच, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती क्या है पहले ये समझिए। अल्टरनेट सेगमेंट क्या है, देखो बेटा, आपने कभी ये इस तरह के ट्रायंगल में कुछ ऐसा पढ़ा है, कभी ऐसा कुछ ऐसा बना हुआ, ये बेटा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हैं। और जब मैं इस पर एक एस से लाइन खींच देता हूं, अब ध्यान से सुनना, जब मैंने ऐसे लाइन खींच दी तो इसका जो ये एंगल है 1, ये इसके बराबर होगा। और इसका जो दूसरा वाला एंगल है ये वाला, ये 2 के बराबर होगा। ये है अल्टरनेट, ये है अल्टरनेट सेगमेंट, समझे ना समझे। अगर इस तरह की ड्राइंग आ जाए तो देखो बड़ा कितना आसान है। और जब बेटा ये दोनों एंगल मुझे पता चल जाती है तो मैं इस तीसरे एंगल को ट्रायंगल से निकाल लेता हूँ। बताओ कोई हार्ड काम है क्या, ट्रायंगल का यूज पढ़ा नहीं है, सम ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180, सबने पढ़ा है। लेकिन जब हमको ये क्वेश्चंस को उस हिसाब से हमने किया ही नहीं है, हम इन क्वेश्चंस में आज तक भी तुक्का लगा रहे हैं, तो भाई गलत तो होगा ना। तो मैं कहता हूं एक बार आप मेरी सभी क्लासेज को पढ़ के जाइए पेपर में, और तब देखिए कॉन्फिडेंस कैसा आता है। अभी तो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, एमसीक्यू से कर लीजिए। जिसको ज्यादा पढ़ना है वो मेरे कोर्स एक्सटर्नल क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करे, वहां से पढ़े, हमने तो दिया हुआ है ऑप्शन। लेकिन अब इस क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है, ये तो चलो बाद की बात करेंगे। उन्होंने कहा इफ द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इन ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द मेजर ऑफ अल्टरनेट। भैया उसने ये कहा कि वो इक्वल ऑफ द रेडियस हैं सबकी सब। जब सबकी सब रेडियस के इक्वल हैं तो मतलब तीनों इक्वल हो गई। और जब तीनों इक्वल हो गई तो वो एंगल कितना बना रहा है, देखो कितना दिमाग लगा रहा है यार वो कह रहा है रेडियस ऑफ सर्कल। उसने आपस में इक्वल नहीं कहा, कि आपस में इक्वल कहता तो आप 1 सेकंड में पहचान लेते। रेडियस ऑफ सर्कल का मतलब हुआ कि तीनों जो सेगमेंट मुझे बन रहे हैं, जो मुझे कॉर्ड मिली हैं, वो तीनों इक्वल है। अब भाई जब तीनों इक्वल होती हैं तो इक्वलेटरल ट्रायंगल हो गया, हुआ या नहीं हुआ। तीनों सर्किल की रेडियस के बराबर हैं और तीनों इक्वल हैं, तो वो क्या बन गया, इक्वलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्वलेटरल ट्रायंगल का मेजरमेंट कितना होता है बताओ, कौन नहीं जानता, 60 डिग्री। आप नहीं जानते क्या, आप नहीं जानते क्या, इक्वलेटरल ट्रायंगल के एंगल का एंगल कितना होता है, ये आप नहीं जानते क्या। जानते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की भाषा को नहीं समझ पा रहे। 60 डिग्री। अगला देखो, इन ए सर्किल विथ सेंटर ओ, इफ AOB is 70 degree, what is the measure of alternate segment with respect to point A, ACB, where C is the point on the circle। तो क्वेश्चन पूछ, अब सर कैसे करें, हमें तो नहीं आ तो रहा है तुझे, करना नहीं जानता। अब आपने अगर अल्टरनेट सेगमेंट पढ़ के नहीं गए और ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप सोचते हैं पता ना यार कौन सी दुनिया का क्वेश्चन आ गया। अरे इस अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को थोड़ा देर के लिए अलग हटाइए, हमें बचपन की कुछ, कैसे जी, हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, यानी ये कॉर्ड यहाँ से, और सेंटर पे ये जो बना रही है, ये बना रही है बेटा 70। और वो कह रहे हैं कि ए सी बी जो सी, सी कहाँ है, पॉइंट ऑन सर्किल, सर्किल सी पर है। बताओ क्या नहीं पढ़ा, किसी एक कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ सर्क्यूम्फ्रेंस पर बने एंगल क्या होता है। मतलब एंगल ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल ए ओ बी। अब आप तुक्का मत मारिए, क्वेश्चन को करिए। 70
और 2 से डिवाइड हुआ तो कितना, 2 से डिवाइड हुआ तो 35, कितना हो गया 35 डिग्री। तो आंसर डी। हो गया ना क्वेश्चन। और देखो अल्टरनेट सेगमेंट बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, अगर इस बीच के को हटा दे तो अल्टरनेट सेगमेंट बन रहे हैं या नहीं बन। तीनों पॉइंट अगर सर्कल पर बनाकर आपस में मैच कर जाते हैं तो वो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की कैटेगरी में आ जाते हैं, बट मुझे उससे करना ही नहीं है। उसने नाम भ्रम में डालने के लिए कहा है अल्टरनेट सेगमेंट यहाँ, कि बच्चा उसमें उलझ जाए और या तो 70 का 70 लगा दे कि अल्टरनेट सेगमेंट में तो इक्वल होता है, और वो 70 का 70 लगा दे, इसलिए ऐसा कर रहा है वो। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको नहीं करना है। हाँ जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। If a circle has diameter of 14 units and a chord is drawn within it such that one segment is 5 unit and other segment is 9 unit, what is the length of chord? What is the length of chord? देखो इस में अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में एक और भी वो, कि अगर मुझे ये मान के चली, मैं अगर इन्हें ऐसे करके बनाऊं, देखो ये भी तो बनेंगे ना, तो मैं इसको ए बी ले लेता हूँ, इसको सी एन डी, इसको ओ ले लेता हूँ। अब ध्यान से सुनना, ए ओ गुना ओ बी बराबर सी ओ गुना ओ डी के बराबर हो, ये बिल्कुल होता है। अब वो कह रहे हैं कि डायमीटर जो इसका 14 है, चलो मैंने मान लिया कि डायमीटर 14, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये सेंटर से होकर जा रहा है, मैंने ये मान लिया कि ए बी जो है डायमीटर है 14। तो अब वो कह रहे हैं कि एक सेगमेंट को 5 यूनिट से कट किया, अदर सेगमेंट को 9 यूनिट, एक सेगमेंट 5 यूनिट से, और लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछ रहे हैं, यानी जो उसने डायगोनल को कट किया है उसको एक सेगमेंट से 5 पर और एक सेगमेंट से 9 पर। अब अगर मैं इस थ्योरम को अप्लाई करूं तो ए ओ कितना 5 और ओ बी कितना 9, सी ओ गुना ओ डी, क्या जी सर, तो ये तो 45 यानी 5 गुना 3 गुना 3 हो, सी ओ एंड ओ डी। अब मैं सी ओ और ओ डी की वैल्यू क्या अज्यूम कर सकता हूं, देखो अब मैं पेयरिंग, कि इतना ही डाटा गिवन है और इसी से मुझे निकालना है, तो अब मैं पेयरिंग अज्यूम करूंगा, कैसे करूंगा, 5 3 15, और इस दूसरे को मैंने 3 ले लिया, एक मैंने 15 मल्टीप्लाई 3 लिखा तो एक मेरा 15 और एक 3, और ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगी, सी ओ प्लस ओ डी, दोनों ऐड होकर मुझे बनाएंगी सी डी, और यही मुझे सी डी चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया 5 प्लस 3 तो 18 हो जाएगा, जो कि कॉर्ड बन ही नहीं सकती, क्योंकि जो मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड होती है वो होती है बेटा डायमीटर, वो तो डायमीटर है, तो मतलब 14 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 14 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। और इसका कंपोजिशन या तो एक ये बन सकता है या फिर वही बनेगा 339 और प्लस 5, और कोई कंपोजिशन बन नहीं सकता, दोनों को प्लस करो तो 14, मतलब अगर कॉर्ड ऐसा है और ऐसा काम कर रही है तो उसको 14 ही होना पड़ेगा, मतलब वो जो है उसको अगर कट कर रही है तो वो डायमीटर ही डायमीटर को कट कर रहा है, और वो दोनों सेंटर पॉइंट से होकर या जहां से भी होकर जा रहा है, सेंटर पॉइंट से नहीं, वो तो बाइसेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉर्ड है वो भी आपकी कितने की होगी। ये बात आपको क्लियर समझ आ रही है या अभी भी कोई डाउट है? मतलब ये थ्योरम आपको इसमें और याद कर लेनी है कि भैया अगर ऐसा है, ऐसा कुछ कट कर रहा है तो ये हमारा ए बी और सी डी के लिए इक्वल होता है, और वहां से फिर मैंने अजम्पशन करके। तो जैसा भी स्टूडेंट आप क्लास देखते हैं, अगर आपको क्लास में कोई डाउट होता है या कोई कमी नज़र आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कमी नज़र नहीं आती है, आपको अच्छा सब कुछ लग रहा है, तो आप कुछ 2 वर्ड तारीफ के ही बोलिए ताकि हमको मोटिवेशन आए, आपको और वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए और मेहनत करने के लिए हमको ठीक है? तो ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं।
इफ टू सर्किल इन ए प्लान आर सेट टू बी ओवरलैपिंग, व्हाट कैन बी सेट टू अबाउट देयर रिलेटिव। बेटा पहले ओवरलैपिंग समझ। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि उनमें कुछ एरिया कॉमन है, कुछ हो सकता है, टोटल हो सकता है। तो अब जब एरिया कॉमन है तो ध्यान से सुन, ऐसे मैं बना सकता हूँ या मैं ऐसे अंदर अंदर बना सकता हूँ, तभी तो एरिया ओवरलैपिंग लेपिंग होगी। तो दे आर एक्सटर्नली टेंजेंट, एक्सटर्नली टेंजेंट तो नहीं होगी। दे आर इंटरनली टेंजेंट, इंटरनली टेंजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दे इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वन, ये मैंने खत्म कर दिया। दे इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो बेटा इंटरनली टेंजेंट, अब इंटरनली टेंजेंट तो बना नहीं रहा क्योंकि इंटरनली टच तो जरूर कर रहा है, लेकिन इंटरनली टेंजेंट तो नहीं बना रहा। तो शब्द के हिसाब से ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो दो जगह देखो, वो दो जगह करेक्ट कर रहा, क्योंकि अगर वो टेंजेंट ना कह के टच कह देता तो मेरे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते, लेकिन इंटरनली टेंजेंट थोड़ी ना बना रहा है। तो कई बार हमको वर्ड्स को ऐसे भी सोचना पड़ेगा। क्लियर बात है ना, हमको वर्ड्स को ऐसे भी सोचना पड़ेगा। तो दे इंटरसेक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट, क्लियर बात है। तो वो दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट। देखो नेक्स्ट थ्योरम और पर क्या कह रहा है नेक्स्ट। व्हेन टू सर्किल इन ए प्लान आर एक्सटर्नली टेंजेंट टू ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, बताइए। और पहला क्या कह रहा है, देयर रेडी आर इक्वल, the sum of their radii is equal to distance between their centers. The difference between their radii is equal to the distance between their centers. They do not intersect. कोई एक दूसरे, चलिए जरा सोचते हैं क्या सोचते हैं, क्वेश्चन जैसे कह रहा है वो करते हैं। प्लान टू सर्किल्स आर एक्सटर्नली टेंजेंट, एक्सटर्नली टेंजेंट एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, ईच अदर एक्सटर्नली टेंजेंट टू ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो भैया इसकी जो रेडियस है वो मैंने मान ली आर, और इसकी जो रेडियस है वो मैंने मान ली स्मॉल आर। तो भैया देयर रेडी आर इक्वल, नहीं जी कोई गलत वो नहीं। सम ऑफ देयर रेडी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, हाँ जी। आर प्लस आर जो है के बराबर है डी के बराबर है। या तुम ही सही हो गए, तुम ही सही हो गए। क्लियर बात है, सम ऑफ डिफरेंस वगैरह का कुछ नहीं सोच, यही सही। अगला बताइए। व्हेन टू सर्किल्स इन ए प्लान आर सेड टू बी ए नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस देयर सेंटर्स एंड सम ऑफ देयर रेडी। देखो ध्यान से सुनना, पहला होता है एक्सटर्नली टच, तो यहाँ डी बराबर जो होगा वो आर प्लस आर होगा, स्मॉल और कैपिटल जो भी। अगर वो इंटरनली टच करते हैं बेटा, तो उनका जो डिफरेंस डी ऑफ डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो उनका आर माइनस के आर होगा। और अगर वो अलग अलग हैं कहीं, तो डी जो हमेशा रहेगा वो बड़ा रहेगा आर प्लस आर। ठीक है, तो अब इस चीज को देख लो, ग्रेटर देन सम ऑफ देयर रेडी, हाँ जी ग्रेटर देन, क्योंकि वो अलग अलग हो रहे हैं इसलिए ग्रेटर देन सम ऑफ देयर रेडी। वो अपनी उन दोनों रेडियसों के सम से ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स होगी, यानी सेंटर्स उनके डिस्टेंस रेडियस के सम से दूर दूर होंगे कि जो डिस्टेंस होगी वो उनके सम से ज्यादा ज्यादा होगी, तभी क्लियर है, तभी तो वो दूर दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए प्लान टू सर्कल्स कैन हैव हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टू सर्कल्स हैं, वो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखेंगे तो वो कितने रख सकते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। बताओ किससे नहीं होगा ये क्वेश्चन, किससे नहीं होगा। अरे दो, दो सर्किल हैं भाई, दोनों सर्किल अगर एक दूसरे को मैक्सिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं तो कितने पे कर सकते हैं, टू पॉइंट्स पर, से ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। क्लियर है, चलिए ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन। अब आ जाइए इस पे। टू सर्किल ऑफ रेडियस 25 एंड 9 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच कर रही, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होती है बेटा, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट एल बराबर
वो किसी भी उसके लिए ये होती है डी स्क्वेयर माइनस आर का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, कहीं भी। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, जब वो एक्सटर्नली टच कर रहा है तो डी बराबर क्या होगा, आर प्लस के आर होगा। तो मतलब मैं अगर इसमें ये रख दूं आर प्लस के आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है जी सर। और बेटा स्क्वायर होता है तो मैं हॉलवर्क कभी नहीं खोलता हूं, आपको पहले से पता है। अगर दो स्क्वायरों के बीच में माइनस दिया हुआ है तो मैं कभी भी हॉलवर्क नहीं खोलता हूं, नहीं ओपन करता हूं, ये आपको पहले से पता है। क्लियर, पता है ना सबको? चलो तो एक बार प्लस कर दो, आर प्लस आर माइनस आर, एक बार प्लस हो गया। दूसरी बार माइनस करूं तो आर प्लस आर माइनस के आर हो जाएगा और प्लस के। ठीक है जी, यहाँ तो स्मॉल आर खत्म, यहाँ कैपिटल आर। टू आर यहाँ से, टू आर यहाँ से, रूट रूट कितना, फोर स्मॉल आर छोटी आर। क्लियर है? टू यहाँ से आया, टू वहां से आया। क्लियर है? कर लो, फोर का तो टू बाहर, रूट आर आर। मतलब दोनों का क्या करना है बस मुझे, भैया मुझे इन दोनों की गुना करके क्या निकालना है, रूट निकाल। 25 और 9, ये कितना हो गया, टू रूट टू टू फाइव। और टू टू फाइव का बेटा कितना होता है, 15। तो टू की 15 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30। मेरा आंसर कितना हो जाएगा, डी, 30 सेंट। तो बताइए कहाँ इतना ज्यादा हार्ड है, अगर ये सबके लिए है। टी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ये लेंथ है कॉमन टेंजेंट की। ठीक है, डी आप देख लीजिए, तीन कंडीशन मैंने डी की पहले लिख दी थी। डी क्या क्या हो सकता है, जो भी डी है, डी स्क्वेयर माइनस आर माइनस स्क्वेयर। क्लियर बात है? तो वो आप समझ लीजिए। ठीक है जी। और मोस्टली यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, तो मैंने यही शामिल किया है। इफ टू सर्किल आर एक्सटर्नल टेंजेंट टू ईच अदर हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट। भैया देखो दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ऐसे तो टच ही मान, कोई ओवरलैप मान लो, ऐसे दोनों टच कर रहे हैं, कितनी टेंजेंट खींच सकता हूँ बेटा, देखो एक तो मैं टेंजेंट यहाँ खींच सकता हूँ, एक टेंजेंट मैं यहाँ खींच सकता हूँ, एक दोनों के बीच में से यहाँ। कितनी टेंजेंट, थ्री। डी ऑप्शन। अगर वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो मैं कितनी खींच सकता हूँ, तीन। क्लियर है? अगर वो इंटरनली टच कर रहे हैं, इंटरनली टच तो एक ही पॉइंट पे करेंगे ना बेटा, बस वो इंटरनली टच, और यहाँ से मैं एक ही टेंजेंट खींच सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्या खींच सकता हूँ, एक ही टेंजेंट खींच सकता हूँ, तो मैं एक ही टेंजेंट खींच सकता। आंसर है एक। कह रहा है ना इंटरनली टच कर रहा है तो कितनी टेंजेंट खींच सकता हूँ, एक ही टेंजेंट खींच सकता हूँ। क्लियर, सब विदित हो रहा है? तो मतलब एक्सटर्नली खींचूं, जब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो मैं कितनी कॉमन टेंजेंट खींच सकता हूँ, तीन। इंटरनली एक, और वो टच ना करें, ना इंटरनली ना एक्सटर्नली, थोड़ा दूर दूर हो, तब भी मैं कितनी खींच सकता हूँ, तब तब मैं टू, तब मैं टू टेंजेंट खींच सकता हूँ। क्लियर बात है? आप इन चीजों को लेकर एग्जाम में जाएंगे तो बताओ कितना आसान आपके लिए होगा। और जब आप कुछ भी चीज जान के ही एग्जाम में नहीं जा रहे, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में हार्ड लगेगा कि सर पता ना, एक्सटर्नली टच का क्वेश्चन आ गया, एक्सटर्नल टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया, हमसे तो हो ही नहीं रहा। भाई होगा तो तब जब तूने कभी सुना होगा, कभी क्लास में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, 10th क्लास पर आपको लगता है अरे सब हो जाएगा बिना बिना टीचर से। बहुत आसान है, हम तो ऐसे ही तुक्का लगाएंगे, हमारे तुक्के फिट। 20 में से 20 का रिकॉर्ड है भाई का, भाई का पता चला 20 में से जीरो का रिकॉर्ड निकल गया। तो बेटा ध्यान से समझिए और थोड़ा सा पढ़ के जाइए, थोड़ी सी मेहनत करके जाइए, तब जाइए। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साइक्लिक, अब हम पटोलेमी थ्योरम की तरफ बढ़ गए। अब भैया ये पटोलेमी थ्योरम होती क्या है, पहले उसको समझा देते, बहुत सिंपल से शब्दों में। मान के चलो कोई सर्किल है, सर्किल में कोई क्वाड्रिलेटरल बन गया साइक्लिक। ठीक है, ए बी को हमने ए मान लिया, को हमने बी, को हमने सी, और जो डायगोनल, दो डायगोनल खींच लिए, ये D1 मैंने ले लिया और ये D2 ले लिया। ठीक है जी सर। तो पटोलेमी थ्योरम क्या कहती है, देखो जरा, पटोलेमी थ्योरम,
पटोलेमी थ्योरम ये कहती है कि जी D1 क्रॉस D2 जो है ये अपोजिट साइड की गुना ए की सी में और बी की डी में इनके सम के बराबर होता है। ये है आपकी पटोलेमी थ्योरम। समझे या ना समझे? पटोलेमी थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हैं ना, इसके चारों पॉइंट इस सर्कल पर हो, चक्कर पर हो, उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उसके जो D1 D2 होते हैं ना बच्चा, वो D1 क्रॉस D2 की जो वैल्यू होती है AC प्लस BD बराबर होती है। आप ध्यान से सुनो अपना क्वेश्चन। वो कह रहे हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है डायगोनल्स ऑफ लेंथ 8 एंड 15। चलो डायगोनल मैंने मान लिया कि D1 उन्होंने 8 दिया है और D2 उन्होंने 15 दिया है। चलो मैंने, ठीक है। द सम ऑफ द अपोजिट साइड इज 120। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड मतलब AC प्लस BD डायरेक्ट उन्होंने दे दिया भैया 120। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड ऑफ। बेटा एक बात बताओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करूं तो 120 डिवाइड बाई 120। तो पटोलेमी थ्योरम ये कैसे स्टेट करेगी कि भैया इसमें छोटी साइड कौन सी है, क्योंकि ये तो AC प्लस BD प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 120, तो 120। तो अब इससे आप इसमें कैसे पहचानेंगे कौन सी साइड शॉर्टर है, कौन सी साइड शॉर्टर है? अब देखो उन्होंने ऑप्शन भी कहा है 6 9 कान डिटरमाइन। भैया इस इंफॉर्मेशन से मैं डिटरमाइन नहीं। हाँ मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन होती तो मैं ट्राई कर सकता था इसको एवेलुएट करने की, लेकिन एवेलुएट तब नहीं कर सकता जब भैया इसमें कुछ और स्टेटमेंट है ही नहीं। तो मैं कैसे बताऊं? चार टर्म्स हैं ABCD, उनमें दो दो की प्रोडक्ट करके उनका भी आपस में सम दे रखा है। कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो मैं इसको अज्यूम नहीं कर पाऊंगा कि भैया कौन सी छोटी। पटोलेमी थ्योरम इस चीज के लिए नहीं कहती, कहती है अगर कुछ और डाटा गिवन होता तब मैं शायद ये चीजें करता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम फिर वहां तुक्का लगाने लगते हैं कि यार पटोलेमी थ्योरम है, दो तो ये हो नहीं सकते, दोनों में से कोई सा ऑप्शन है या तो सही हो जाएगा यार। पता चली वो तो दोनों ऑप्शन ही नहीं बन रहे थे यार, क्यों बच्चा? वो तो नहीं बन रहे थे। तो हमें पटोलेमी थ्योरम्स को समझना पड़ेगा। चलो देखो जरा, अब देखो इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू अपोजिट साइड इज 120। यानी उन्होंने ये कहा कि AC प्लस BD का जो सम है वो 120 है। ठीक है जी। उन्होंने कहा कि D1 बताइए मुझे, फाइंड आउट करिए, D2 मेरा जो है 6 है। अब हाँ पटोलेमी थ्योरम से कैसे, तो बाई पटोलेमी थ्योरम हमें क्या कहते हैं? पटोलेमी थ्योरम, पटोलेमी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं ये कहता हूं भैया D1 ओवर D2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? AC प्लस BD के इक्वल होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 120। D2 की वैल्यू कितनी है? 6। D1 मुझे बताना है, बताओ। D1 बराबर मेरा क्या होगा? 6 को दूसरी तरफ ले जाइए, किस में जाएगा? डिवाइड में, 120 डिवाइडेड बाई 6। और D1 मेरा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20। देखो जरा कोई ऑप्शन मैच कर। हाँ जी, ऑप्शन मेरा D1 20। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कवर अप कर पाते हैं। तो चलिए, आज की आपकी क्लास कंप्लीट सर्किल में होती है। सर्किल के कुछ और क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव अगर आपको पढ़ने हैं तो मेरी एप्लीकेशन क्लासेज पर आप जाइए। हाँ, आप थॉरम्स वगैरह के बारे में, किसी को कोई कस्टमाइज नोट्स चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको कस्टमाइज किसी भी चैप्टर के नोट्स दे सकता हूँ, अगर वो मुझे मैसेज एप्लीकेशन पे जाके कर। एप्लीकेशन क्या है? स्टैनर क्लासेज। इस पर जाकर आप मुझे कोई पेपर, कोई नोट्स मांग सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं नहीं, क्लासेज और समझे, क्लासेज हाँ। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कोई नई वीडियो लेके चलेंगे। कमेंट सेशन में आप कमेंट अच्छे के लिए बुरे के लिए जरूर करें, अवश्य करें। जय हिंद।